जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के टॉपिक को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। कल के लेक्चर में हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में जो एक कॉमन सोर्स पढ़ा था शेयर कैपिटल, उसके बारे में कुछ डिस्कशन की थी। आज हम शेयर कैपिटल से आगे चलेंगे डेट की तरफ। लेकिन आगे चलने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि क्या कल का लेक्चर आपको समझ में आया या नहीं, और घर जाके आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। क्या क्विज़ की तैयारी करके आए हैं? स्टार्ट करें क्विज़। चलिए, उसके लिए आपको पता है क्या चाहिए आपको? एक स्मार्टफोन और साथ में मोबाइल पैकेज इंटरनेट का, ताकि आप पार्टिसिपेशन कर सकें। लाइव क्विज है ना, तो इंटरनेट चाहिए। आपका जो कम्युनिटी है उसमें लिंक शेयर कर दिया गया, क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए इनके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया है, उसके पे क्लिक कीजिए, आप ज्वाइन कर लेंगे। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि ये लिंक जो ग्रुप में शेयर किया गया है ना, ये सिर्फ उसी वक्त तक काम करेगा जब तक ये क्विज चल रहा है, यानी जब तक ये क्लास है। 1 घंटे के बाद अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। हाँ, 1 घंटे के बाद फिर हम एक ऑफलाइन क्विज क्रिएट करेंगे, वो लिंक आपके एलएमएस पे शेयर कर दिया जाएगा, और आप लोगों के साथ भी हम कोशिश करेंगे वो लिंक शेयर कर दे। तो ऑफलाइन भी अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल क्लास में किसी वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर सका, तो वो घर जाके बाद में भी उसको अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्लास में ज़रा ये होता है कि पॉजिटिव कंपटीशन होता है, फौरी तौर पे आपको फीडबैक मिल जाता है, क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो कोशिश कर सके कि अगर पॉसिबल हो तो लाइव पार्टिसिपेशन ही करें। स्टार्ट करें जी। चलिए, आपके ग्रुप में लिंक शेयर किया था, क्लिक कर लिया आपने। क्लिक करके अगर आपके सामने कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, जैसे ये वाली इंफॉर्मेशन थी कि कैफ 6 मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस बाय मोहम्मद आसिफ, तो इसका मतलब है आप सही जगह पे पहुंच गए हैं। कितने स्टूडेंट्स के मोबाइल पे ये डिस्प्ले हो रहा है? शाबाश, बिल्कुल ठीक है, सही जगह पे। चलिए, तरीकाकार क्या होगा? क्योंकि हमारा पहला क्विज है इसलिए इसका तरीकाकार आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हर क्विज में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो 8 से लेके 15 तक हो सकते हैं। आज के लगभग आज के क्विज में 13 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे भी क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, सामने प्रोजेक्टर पे भी क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, दोनों पे आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है और इवेल्युएट करना है कि आंसर क्या होगा। एमसीक्यू स्टाइल में ज्यादातर क्वेश्चंस होंगे, जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको आपने क्लिक करना होगा अपने मोबाइल पे ही। ठीक है, तो आपका वोट जो है वो काउंट हो जाएगा। फिर कुछ टाइम दिया जाएगा, जैसे 15 से 20 सेकंड, 25 सेकंड। उसके बाद जब टाइम खत्म हो जाएगा तो आपके सामने करेक्ट आंसर डिस्प्ले होगा प्रोजेक्टर पे, और आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ये डिस्प्ले होगा कि जो आपने जवाब दिया है वो ठीक है या के गलत है। इस ऑनलाइन क्विज से आपकी 2 स्किल इनहेंस होंगी। एक, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है 15 से 20 सेकंड के अंदर मैंने क्वेश्चन को पढ़ना भी है, इसको एनालाइज भी करना है, करेक्ट आंसर भी देना है। एक रीडिंग स्किल और एक एनालिटिकल स्किल, एनालिसिस करना कि जो फैक्ट्स है उनको हमने कैसे एनालाइज करना है। और किसी हद तक आपकी मेमोरी भी शार्प होगी, क्योंकि आपको याद करना होगा, अच्छा ये कंसेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था, इसमें क्या लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्किल इनहेंस होगी वो होगी आपकी रीडिंग स्पीड। ठीक है, एग्जाम में रीडिंग स्पीड भी अहम होती है ना। हाँ जी, चलिए, और कंसेप्ट तो रिवाइज हो ही जाएंगे, ये तो समझ लीजिए आपका बोनस कंसेप्ट है। अच्छा, इसमें आपने ना सिर्फ ये कि सही आंसर देना जरूरी है, बल्कि जल्दी आंसर देना भी जरूरी है। यानी जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 2 चीजों की बेस पे मिलेंगे, पॉइंट्स तो मिलेंगे। नंबर 1, क्या आपका आंसर करेक्ट है। नंबर 2, क्या आपका आंसर क्विक है। अगर क्लास के सारे स्टूडेंट करेक्ट आंसर देंगे तो भी जिसका क्विक आंसर होगा उसको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल के लिहाज से जो टाइम दिया जाएगा आपको वो वेरी करेगा। टॉप 5 स्टूडेंट्स जो होंगे उनको 50 रुपीज प्राइस, प्राइस नॉमिनल्स है लेकिन बहरहाल एप्रिसिएशन है जी। मोबाइल पे देखिए, अच्छा आपने नाम पूछेगा आपसे ज्वाइन करने से पहले, वो एक आपसे नाम में आपने अपना सीआरएन नंबर एंटर करना है, सीआरएन। ठीक है जी, और अगर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स का कोई प्राइज आए टॉप 5 पोजीशन में से, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये किसको प्राइस में, किसका पोजीशन आई है, उसको प्राइस शेयर कर सके। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ये रहा।
जी, व्हाट डज इक्विटी फाइनेंसिंग रेफर टू? इक्विटी फाइनेंसिंग का क्या मतलब है? रेजिंग फंड्स थ्रू बैंक लोन? नहीं, रेजिंग कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स इन द कंपनी। जी बिल्कुल, बोरोइंग मनी और रिड्यूसिंग कंपनी एक्सपेंस, ये इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं होती। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है? शेयर से रिलेट करती है। इक्विटी फाइनेंस किससे रिलेट करता है? शेयर से रिलेट करता है। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ शेयर्स? कौन सा फीचर नहीं है? शेयर होल्डर्स ऑन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स, ये तो फीचर है। उसने पूछा क्या है, मुझे बताओ वो जो फीचर नहीं है, तो ये तो फीचर है। द कॉस्ट ऑफ शेयर इज लोअर देन डेट फाइनेंसिंग, शेयर की कॉस्ट कम होती है या डेट की कम होती है? क्या रीजंस हैं? क्यों? क्योंकि वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, ठीक है, इस वजह से। और शेयर होल्डर्स हैव प्रीएम्प्टिव राइट, प्रीएम्प्टिव राइट भी फीचर है। और इशुएंस कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर हाई, ये भी ठीक है। तो कौन सी बात गलत है? बी। उसने सही वाली बात पूछी थी क्या गलत वाली? हाँ जी, तो उसने पूछा था कौन सा फीचर नहीं है, तो कास्ट ऑफ शेयर इज लोअर देन, ये फीचर नहीं है। करेक्ट, ज्यादातर स्टूडेंट ने सही जवाब दे दिया। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट ये रहा क्विज। कह रहे कौन सा फीचर, वाई इज द कॉस्ट ऑफ शेयर हायर? कॉस्ट ऑफ शेयर हाई क्यों होती हैं? क्योंकि डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट में पूछना चाह रहा हूँ, उसने लिखा हुआ है डेट फाइनेंसिंग कैरीज मोर रिस्क देन इक्विटी, ये बात सही है कि गलत है? गलत है। डेट फाइनेंसिंग में हाई रिस्क नहीं होता, लो रिस्क होता है। क्यों लो रिस्क क्यों होता है? शेयर में रिस्क हाई और डेट में लो क्यों होता है? क्योंकि जब कंपनी बंद होगी तो पहले डेट वालों को पेमेंट होगी, फिर शेयर्स वालों को पेमेंट, तो डेट वाले कम रिस्क की पोजीशन पे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ शेयर होल्डर? प्रीएम्प्टिव राइट किसे बोलते हैं? कि न्यू शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाएं। शाबाश, करेक्ट। पढ़ के आए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर? जो नहीं है, कौन सा नहीं है? सी, वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। डिविडेंड भी इनका फिक्स होता है, डिविडेंड पेमेंट में भी प्रायोरिटी राइट है, और जब लिक्विडेशन कंपनी बंद हो रही होगी उस वक्त भी इनको पहले पेमेंट होगी। सी वाला जो है वो इनका राइट नहीं है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी आपका। ये
विच ऑफ द फॉलोइंग इज की डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर? क्या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर रिसीव फिक्स डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वोटिंग राइट्स, ये भी गलत है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ड्यूरिंग लिक्विडेशन, करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है, शाबाश, तकरीबन सबने ठीक जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये रहा। जी, व्हाट इज ए की एडवांटेज ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ओवर आईपीओ? क्या फायदा है प्राइवेट प्लेसमेंट का? क्विकर एंड चीपर है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्विकर और चीपर होती है, आईपीओ लेंथी और एक्सपेंसिव है, और इट अलाउ शेयर टू बी ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक। ना ना, प्राइवेट प्लेसमेंट में तो नहीं होता। क्या आईपीओ में जनरल पब्लिक को शेयर इशू करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इट इंश्योर्स मोर रेगुलरिटी ओवरसाइट्स, नहीं, रेगुलरिटी ओवरसाइट प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं होती, किस में होती है भला? पब्लिक इशू में। आईपीओ में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है जब जनरल पब्लिक को इशू किया जाता है। वो याद है, वो कंपनी लॉ में भी लिखा होता कि जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने फिर प्रॉस्पेक्टस चाहिए, वरना प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं चाहिए। इट ऑलवेज रेजिस लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, नहीं, आईपीओ में लार्ज अमाउंट इशू होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग होती है। और प्राइवेट प्लेसमेंट, वो क्या एग्जांपल हमने कल पढ़ी, क्या था वो, शार्क टैंक वगैरह, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स 1-to-1 जाके उनसे मिलते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनसे। तो करेक्ट है जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये रहा। अच्छा, हम समझते 25 सेकंड कम टाइम है, आपने तो 10 सेकंड भी नहीं गुजरने दिए सबने, शाबाश। जो फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक को इश्यू करें उसे क्या बोलते हैं? आईपीओ में बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है वाला? उसकी प्राइस डिसाइड करना, किस प्राइस पे शेयर। और ये जो इशूइंग कंपनी है इंटेंशनली थोड़ी सी प्राइस आईपीओ में कम क्यों रखती है? ताकि वो पब्लिक सब्सक्राइब करे, वो उसका रिस्क खत्म हो जाए कि पता नहीं जनरल पब्लिक बाय करेगी, वरना वो उसको लिस्टिंग स्टेटस वगैरह नहीं मिलते, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसीलिए आईपीओ नॉर्मली इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट, ये भी इजी। Which of the following statement true? पहली स्टेटमेंट ट्रू, ऐसा ही है। शेयर्स आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट ए प्रोपोर्शनेट, ये प्रोपोर्शनेट रेट साथ में लाजमी ज़हन में रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगी कि अगर किसी के पास इतने शेयर्स हैं तो फिर उसको कितने मजीद मिलेंगे। क्या कहते थे हम, 2 for 4, 2 for 5, ये फ्रेज याद है ना आपको, ये यूज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस तकरीबन सबकी अच्छी है। राइट और बोनस इशू में क्या फर्क है? राइट इशू इन्वॉल्व रिसीविंग कैश बी, और बोनस इशू में कैश नहीं मिलता। राइट इशू में कैश मिलता है, बोनस इशू में कैश नहीं मिलता, ये याद रखिएगा। राइट इशू में सिर्फ कैश इंक्रीज होता है ना, लाइबिलिटीज तो नहीं ना इंक्रीज होती, दोनों होती हैं, कैश भी और लाइबिलिटी। जाहिर है डेबिट क्रेडिट बराबर होगा ट्रांजैक्शन में, बिल्कुल ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन।
कह रहा प्राइस, ऑफर प्राइस आईपीओ में स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करेगी। स्टॉक एक्सचेंज करती है, कंपनी डिसाइड करती है, और किसके साथ मिलके? ब्रोकर के साथ। ब्रोकर प्राइवेट पार्टी है, ब्रोकर ऑफिशियल, स्टॉक एक्सचेंज ऑफिशियल है, रेगुलेट। करेक्ट। ये भी लास्ट क्वेश्चन ये रहा जी आपका। प्राइवेट प्लेसमेंट में लेस डिस्क्लोजर करने होते हैं कि मोर डिस्क्लोजर? लेस डिस्क्लोजर। हाई डिस्क्लोजर करने होते हैं प्रोस्पेक्टस में, जो जनरल पब्लिक को इश्यू करते हैं। शाबाश। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लीडर बोर्ड की तरफ, जो हमारी क्लास के आज के टॉपर्स हैं। ये है जी, ऑनलाइन के भी। शाबाश, ऑनलाइन वाला भी एक बार जी। फर्स्ट पोजीशन, शाबाश। किन किया फर्स्ट पोजीशन? शाबाश, दीजिए प्राइस। सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन को दिखा अब भैया। फर्स्ट पे 2 हैं, शाबाश। दीजिए प्राइस, दीजिए, इनको भी दीजिए। और सेकंड पोजीशन, शाबाश। थर्ड पोजीशन, शाबाश। पीछे फोर्थ पोजीशन, शाबाश। फिफ्थ पोजीशन, शाबाश, उनको भी दीजिए। कैश है हमारे पास, और है कैश, सुभान अल्लाह। फिर आगे टॉप 10 तक ले जाए, ये एंड में। सिक्स्थ पोजीशन किन की है? सिक्स्थ पोजीशन। सेवंथ पोजीशन, शाबाश, ये सेवंथ। एट्थ पोजीशन, एट्थ पोजीशन ऑनलाइन वाले भाई, हाँ। नाइन्थ पोजीशन, नाइन्थ। 10th पोजीशन, शाबाश। ये जो ऑनलाइन वाले होंगे ना, उनको ग्रुप में देख के प्राइस जैज कैश पैसा वगैरह ट्रांसफर कर दीजिएगा। शाबाश। चलिए, ये तो था हमारा क्विज। हमारे प्रीवियस कंसेप्ट्स की रिवीजन भी हो गई, थोड़ा माइंड भी हमारा वार्म अप हो गया नए कंसेप्ट सीखने के लिए। तो अब हम चलते हैं आज के कंसेप्ट्स की तरफ, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शाबाश। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट में रेगुलेटर क्या होता है? यस, किसी हद तक रेगुलेशंस होती हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं। बहुत कम होती हैं, लेकिन किसी कुछ होती हैं रेगुलेशन। यानी इसको बिल्कुल ही ओपन नहीं कर दिया कि कोई भी आगे फ्रॉड करके निकल, आज इधर मौजूद है कल है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट की कल पता चला वो है ही नहीं, थड़ा उठा के ले गया। वो कुछ ना कुछ रेगुलेशन होती है, लेकिन कम होती हैं। और कोई क्वेश्चन? इशूइंग हाउस उस बैंक को कहते हैं जिसके साथ मिलके आईपीओ में शेयर इशू किए गए। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट करती है। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट का बताया था ना, कि अगर जनरल पब्लिक ने शेयर्स ना खरीदे तो आप शेयर्स खरीदेंगे। तो वो जो बैंक ये अंडर राइटिंग एग्रीमेंट करता है, उसे बाज़ औक़ात अंडर राइटर कह देते हैं, उसे इशूइंग हाउस भी कह देते हैं, कि वो शेयर इशू करने में फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है। और फिर वो कैसे फैसिलिटेट करता है? अगर जनरल पब्लिक से अच्छी ऑफर्स ना आए तो वो क्या करता है? वो खुद बाय कर लेता है। फिर क्या करता है? बदले में कमीशन मिलता है उसको। अच्छा, खुद बाय करके क्या करता है? वो फिर उसका आगे सेल कर देता है, क्योंकि बैंक का काम कंपनी चलाना नहीं है। खुद शेयर बाय करके कंपनी चलाने नहीं बैठेगा। ठीक है। वो खुद शेयर बाय करके मुनासिब इन्वेस्टर और मुनासिब वक्त देख के वो सेल कर देता है उसको। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? हाँ, शेयर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं ना, बाज़ औक़ात इसी के कंटेक्स्ट में है ना ये प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट प्लेसमेंट जब किसी पर्सन के पास जाते हैं ना, तो याद रखिए एक चीज, मैं आपके साथ पास एक ऑप्शन देता हूँ। आपकी एक कंपनी है, आपने इन्वेस्टर्स चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको फर्स्ट कीजिए 50 लाख चाहिए। 2 ऑप्शन है। नंबर 1, एक ही बंदा है वो 50 लाख इन्वेस्ट करेगा। नंबर 2, 50 बंदे हैं वो 1-1 लाख इन्वेस्ट करेंगे। कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी चाहिए आपको? कितने स्टूडेंट का ख्याल है ऑप्शन 1, एक ही इन्वेस्टर है उसी के साथ एग्रीमेंट करके जिंदगी सुकून में? कितना ख्याल है ऑप्शन 2, 50 इन्वेस्टर? शाबाश, बिल्कुल सही ऑप्शन सेलेक्ट किया आपने। वैसे तो ये केस टू केस वेरी करता है, लेकिन ज्यादातर किस क्यों भला? क्योंकि एक बंदा जब बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो वो कंपनी के ऊपर आके बैठ जाता है,
वो फिर रोज पूछना शुरू कर, आज क्या किया, आज कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट डूब तो नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको पता है उसने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। वो कहता है मुझे वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, बिजनेस में फैसले करने के लिए मुझसे भी पूछा जाए उसकी इन्वेस्टमेंट। शायद नेचुरली ठीक हो उसकी ये बात, लेकिन बिजनेसमैन के लिए तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। आप अगर बिजनेस कर रहे होंगे, आप कहेंगे इन्वेस्टर क्या पकड़ लिया, ये जानस आपको आ गई, हर चीज से पहले उससे मशवरा लेना पड़ता है। लेकिन अगर बहुत से इन्वेस्टर होंगे ना छोटे छोटे, तो हर एक को पता हो गया मैंने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, मैं क्या जाके कंपनी में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करूंगा, मुझे किसने लिफ्ट ही नहीं करानी। तो वो आपके कंपनी को कंट्रोल करने की, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं करेगा छोटा इन्वेस्टर। इसीलिए छोटा इन्वेस्टर, बहुत ज्यादा छोटे इन्वेस्टर बेहतर होते हैं एक बड़े इन्वेस्टर से, ठीक है जी। हाँ ये होता है फिर जाहिर, आप प्लस है तो माइनस भी होता है कि वो आपको फिर थोड़ा ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन वहां पे डिसएडवांटेज में ये कह रहा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जब आप किसी एक पार्टी के पास जाएंगे, वो पैसे तो डाल देगा, वहां एक दो दिन में आपका मसला तो हल हो गया, फ्यूचर में फिर आपको कंटिन्यूसली बिजनेस में वो डिस्टर्ब करता रहेगा। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम स्टडी करने लगे हैं डेट। कल शेयर पढ़ा था, आज क्या डेट पढ़ेंगे। शेयर और डेट में बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है आपके ख्याल में? शेयर होल्डर, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं आप उसके ओनर बन जाते हैं, और अगर किसी कंपनी में को लोन देते हैं ओनर नहीं बनते, लेंडर बनते हैं। लेंडर को क्या मिलता है? फिक्स इंटरेस्ट, ठीक है। जिस तरह शेयर की दो टाइप्स कल हमने पढ़ी थी ना, कौन कौन? ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। उसी तरह डेट भी दो तरीकों से जनरेट, बड़े दो हैं। देखें इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ना डेट की बहुत सी टाइप्स हैं। ये इतनी टाइप्स हैं कि एक लेक्चर में सारी डिस्कस हो ही नहीं सकती। इनमें 2 या ढाई लेक्चर लगते हैं इसमें। लेकिन जो बड़ी बड़ी टाइप्स हैं ना, बड़ी कॉमन, जो कि हमारे फ्यूचर के चैप्टर्स में यूज होंगी, वो समझ लीजिए 2 ही हैं। नंबर 1, अगर आपने किसी भी कंपनी, आप अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, समझ लीजिए आप कंपनी है, इन्वेस्टर नहीं है। एक पोजीशन है इन्वेस्टर की जिसने पैसे देने हैं, एक पोजीशन है कंपनी की जिसने पैसे उधार लेना है। इस चैप्टर के अंदर कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस हुए हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस हुए हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसेप्ट पढ़ते हुए स्टार्ट में लिखा होगा कि किसके, आपने वो ध्यान से पढ़ लेना, वरना उलट पुलट हो जाएंगे कंसेप्ट। क्योंकि जो चीज इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है वो कंपनी के लिए नुकसानदेह होगी। जैसे अगर डेट के ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट और कंपनी के लिए नुकसान है, ठीक है। अच्छा मैं एक बताता हूं, आपने मुझे बताना है फीचर है डेट का, वैसे ही गपशप के तौर पे आपसे पूछ रहा हूं। आपने बताना है कि ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज। अगर कंपनी को नुकसान भी हुआ तो इंटरेस्ट पे होगा, ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज? जिन्होंने डिसएडवांटेज कहा वो गलत है, जिन्होंने एडवांटेज कहा वो भी गलत है। इसके हिसाब से अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डिसएडवांटेज है। क्या? कि भैया अगर लॉस भी हुआ तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और कंपनी के आगे हालात खराब है इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कंपनी के लिए क्या है? डिसएडवांटेज। और इन्वेस्टर के लिए क्या है? उसको पता है कंपनी अगर तबाह भी हो रही हुई ना तो मेरा इंटरेस्ट दे के फिर ही तबाह होगी, उससे पहले नहीं कही जाती, वो लेस रिस्की पोजीशन, तो उसके लिए एडवांटेज। तो यहाँ पे जब कभी याद रखे, वैसे तो हर सब्जेक्ट में एडवांटेज डिसएडवांटेज जहां भी जिक्र होते हैं ना, वहां पे पोजीशन साथ में जरूर देखनी होती है, क्योंकि एक का एडवांटेज, दुनिया है ना इसमें अक्सर ऐसा होता है कि एक के लिए जो चीज फायदे वाली होती है दूसरे के लिए, तो पर्सपेक्टिव जरूर जहन में रखना है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज जो आप डिस्कस कर रहे हैं किसके पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। डन जी? अच्छा चले, तो मैं बता रहा था डेट्स की जो बड़ी बड़ी दो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बड़ी डेट। नंबर 1, जनरल पब्लिक से लोन ले, किसी आम बंदे से लोन ले लें या कि बैंक से लोन लें। क्या 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 फैसला करना आता है? बंदे से लोन या बैंक से लोन? बैंक से लोन ले उसे बोलते हैं बैंक लोन। अब लोगों से लोन लेना, इंडिविजुअल से, बैंक से नहीं इंडिविजुअल से, तो उसको फिर बैंक लोन नहीं बोलते,
उसको उनसे लोन लेने के लिए जरूरी होता है, अगर मैं कंपनी हूं, ये इन्वेस्टर है, मैंने इसे लोन लेना है, तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ रिटर्न फॉर्म में चीजें हों। बैंक के साथ भी एग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं लोन एग्रीमेंट, बैंक लोन है। लेकिन जब इंडिविजुअल से लोन लिया जाता है तो उसे बोलते हैं डिबेंचर या बॉन्ड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिबेंचर या डिबेंचर, या देखे डिबेंचर शक्लो सूरत में शेयर ही की तरह होता है, पीस ऑफ पेपर है जो इशू किया जाता है, लेकिन शेयर के बदले में मिलता है, शेयर के ऊपर लिखा होता है बदले में आपको डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर पे लिखा होता है बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स, वो भी उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, तो जब भी किसी कंपनी ने लोन लेना है, दो ऑप्शंस क्या होती हैं बड़ी? बैंक से लोन, बैंक लोन, और दूसरा डिबेंचर्स या बॉन्ड्स भी कहते हैं। डिबेंचर को थोड़ा सा फर्क है, आगे पढ़ेंगे। डिबेंचर या बॉन्ड्स, डिबेंचर या बॉन्ड का मतलब है आपने इंडिविजुअल्स को डिबेंचर इशू करके उनसे लोन लिया हुआ है, और बैंक लोन का मतलब क्या है? बैंक से लोन लिया हुआ। ठीक है, ये दो चीजें हैं। बताइए कौन हमें तंग करता होगा दोनों में से? कंपनी है अगर आप, बैंक, बैंक कहता है हर महीने मुझे ये रिपोर्ट भी दो, ये रिपोर्ट भी दो, वगैरह वगैरह, ओवरसाइट ज्यादा रखता है रेगुलेशंस की। तो बहरहाल ये डेट, लेकिन बेसिक ये डेट, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा ना, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें जब डेट की बात होगी तो ये दो तरह के डेट्स ही आएंगे। कौन कौन से? बैंक लोन और दूसरा डिबेंचर या बॉन्ड। लेकिन ये चूंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें उसने और भी कई तरह के टाइप्स ऑफ लोन डिस्कस किए। जैसे वो कहता है आप कोई लीज पे चीजें ले ले, वो भी एक तरह से लोन ही है। थोड़ा सा सोचें, वाकई लोन ही लगता है, लीज पे चीजें ली है तो बात ठीक है। लेकिन ये जो एग्जांपल्स वो देगा ना इस चैप्टर में, बाकी छोटी छोटी एग्जांपल है। सबसे ज्यादा फोकस आपने किन कंसेप्ट्स के ऊपर करना है? बैंक लोन और डिबेंचर्स के ऊपर। ठीक है जी, स्टार्ट करें जी। बड़ी टाइप्स यही हैं, उसके अलावा भी छोटी छोटी टाइप्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा फोकस हमारा होगा मेजर टाइप्स के ऊपर, जो हमारी आगे भी काम आएंगी। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले अब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 सारे का सारा किससे रिलेट करेगा? डेट्स से। शेयर्स की बात इसमें अब नहीं होगी, लेकिन आपने भूल नहीं जानी, उसको रिवाइज करते रहना। डेट क्या है? कहता है डेट है बोरोइंग मनी इन एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट, कि आप जब लोगों से पैसे लेते हैं इंटरेस्ट के बदले में, बदले में इंटरेस्ट देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? डेट। और लोगों से पैसे लेते हैं और बदले में डिविडेंड देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? डन। फिर कहता है भैया डेट जो होता है ना, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म कौन सा होता है? जैसे काउंटिंग में पढ़ते हैं आप, शॉर्ट टर्म साल से कम, लॉन्ग टर्म साल से ज्यादा। वैसे असल में ना फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल मार्केट में, अकाउंटिंग में तो आपको दो तरह की लायबिलिटीज पढ़ाई जाती है ना, करंट और नॉन करंट। आप किसी बैंक की जो उनकी इंटरनल रिपोर्टिंग करते हैं ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, वो जब आप देखेंगे ना, उसमें आपको तीन तरह की लायबिलिटीज नजर आएगी। फाइनेंशियल मार्केट में तीन तरह की लायबिलिटीज होती है। फाइनेंशियल मार्केट आप समझ लें, बैंकिंग सेक्टर में तीन तरह की मार्केट, तीन तरह की लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कौन सी होती है? वो लेस देन 1 ईयर, जो करंट वाली है। जो नॉन करंट होती है ना, उसको मजीद फाइनेंशियल मार्केट में दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक वो जो 1 to 5 ईयर तक है, इसको बोलते हैं मीडियम टर्म, और एक वो होती है जो 5 ईयर से ज्यादा है, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल तक भी जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो जो डेट्स हैं वो आपके शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोलते हैं, लेकिन आपके जहन में रहे अगर कहीं पे मीडियम टर्म आ जाए ना, तो वो भी ठीक है, वो होता है 1 से 5 साल। और फिर अच्छा, ये ज्यादा अहम कंसेप्ट नहीं है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा ना, वो आपको कहेगा भाई ये 2 साल के बाद रीपेबल है, ये 3 साल के बाद रीपेबल है, ये डेट 5 साल के बाद रीपेबल है। इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 साल लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कितने सालों का करना है?
2 साल का, 4 साल लिखा हुआ तो 50 साल लिखा हुआ तो 50 साल का कर लेंगे, हमें क्या है। इसकी वजह से इतना चेंज नहीं आता। ज्यादा अहम आपके लिए क्या है, दूसरा फीचर, वो क्या है, डेट रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। या शेयर्स में भी कोई मिलती जुलती बात पढ़ी थी हमने, उसमें पढ़ा था जो ऑर्डिनरी शेयर है वो इरिडीमेबल ही होते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो रिडीमेबल भी हो सकते हैं। फिर से बताइए जरा, ऑर्डिनरी शेयर क्या होते हैं, इरिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। और ये आगे चल के कैलकुलेशन पे फर्क डालेगा, रिडीमेबल इरिडीमेबल। कैसे फर्क डालेगा भला, रिडीमेबल को कैलकुलेट करते हुए एन्युटी का फार्मूला यूज होगा, और इरिडीमेबल को कैलकुलेट, दोनों में से अच्छा बताइए कौन सा आसान है फार्मूला, परपेचुटी का। परपेचुटी में सिर्फ आपको डिवाइड करना होता है इंटरेस्ट रेट के साथ पेमेंट को, वो एक डिवीजन एक इक्वेशन है। वो एन्युटी में तो पूरा फार्मूला होता है, रेंटल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस 1, ठीक है, R2 में लीज करके आ रहे हैं, हाँ ये वही ठीक है। और फिर वो डिवाइड करते थे इंटरेस्ट रेट के साथ, डिवाइड बाय आई, फिर वैल्यू आती थी, याद है, करने आती, भूल गए आप कि याद है। मुझे बताइए क्लास में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एन्युटी का फार्मूला याद है, अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जो हमने आपको, जब आप घर जाएंगे तो आपके LMS के ऊपर जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस अपलोड करने हैं, उसमें IRR का भी क्वेश्चन ये सॉरी IRR नहीं, ये एन्युटी का क्वेश्चन भी डाल दें, कर लेंगे आप, चले देखते हैं फिर। आज फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल इंक्लूड करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। ये समझ आ गया आपको, डेट में एग्री करते हैं, दोनों फीचर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, और इससे भी ज्यादा अहम चीज क्या है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ये बात समझ आ रही है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। आगे चलते हैं। कहता है फैक्टर्स, कहता है डेट को आपने सेलेक्ट करना है ना, बड़े ध्यान से सेलेक्ट करना है। जैसे आप मोबाइल को सेलेक्ट करते हैं, नया मोबाइल बड़े ध्यान से सेलेक्ट करते हैं ना, कि सिर्फ एक ही चीज उसमें देखते हैं, प्राइस। नहीं, प्राइस नहीं देखते, ब्रांड भी तो देखते हैं। अगर आईफोन हो तो फिर तो हम प्राइस देखते ही नहीं है, तो कहता है किसी भी गुर्दा भी बेचना पड़े बेच देंगे, ऐसा ही है ना। और मोबाइल और क्या कहता है, रैम भी देखते हैं उसकी, ठीक है, और स्क्रीन साइज भी देखते हैं, स्टोरेज भी देखते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या चीज, कैमरा भी देखते हैं, शाबाश, ठीक है, ये तो मुझे बताइए एक छोटा सा मोबाइल 30-35-40 हज़ार का इतनी चीजें देखेंगे, तो जो मिलियंस का लोन लेने जा रहे हैं उसमें कुछ फैक्टर सामने नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखें। कहता है कुछ चीजें जो आपके लिए उस वक्त रेलिवेंट हो सकती हैं जब आप लोन उठाने के लिए मार्केट में जाएंगे, हम अभी आपको बता रहे हैं क्या क्या चीजें आपके लिए रेलिवेंट हो सकती हैं, अहम हो सकती है। पहला वो कह रहा है डेट में बहुत सी ऑप्शंस हो सकती हैं, कुछ ऑप्शंस कुछ लोगों के लिए अवेलेबल हैं, कुछ के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे वो कहता है अगर आपने बॉन्ड या डिबेंचर जनरल पब्लिक को इशू करने हैं ना, तो वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी कर सकती है। अगर बैंक से लोन लेना है कोई भी जाके ले सकता है, प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी भी। प्राइवेट पब्लिक कंपनी का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है आपने, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी कह लेते हैं, प्राइवेट कंपनी छोटी है, पब्लिक कंपनी बड़ी। तो ला क्या कहता है, अगर बैंक से लोन लेना है कोई भी कंपनी ले सकती, लेकिन अगर जनरल पब्लिक से लोन इकट्ठा करना है ना, डिबेंचर वगैरह इशू करके, तो वो कौन सी कंपनी कर सकती है, सिर्फ बड़ी कंपनी, लिस्टेड कंपनी। तो पहले ये देख लें भैया आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। अगर लिस्टेड है तो फिर डिबेंचर जनरल पब्लिक को इशू करने वाली ऑप्शन भी है, बैंक लोन वाली ऑप्शन भी है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो फिर बैंक लोन वाली, जनरल पब्लिक को फिर इशू अवेलेबिलिटी समय। दूसरी बात ड्यूरेशन, कहता है आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो लोन की ड्यूरेशन होनी चाहिए वो प्रोजेक्ट की लाइफ के साथ मैच करनी चाहिए, प्रोजेक्ट की लाइफ के साथ मैच करनी चाहिए। बाज़ का लोग कहते हैं भाई लीज पे गाड़ी निकलवाई थी, 2 साल हो गए लीज दिए, उसके बाद गाड़ी चोरी हो गई है, अब गाड़ी नहीं है, लीज की किस्तें दे रहे हैं। बताइए क्या ये अच्छी सिचुएशन है क्या? नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने अगर कभी कमेटी डाली हो ना,
तो आपको पता होगा अगर 10 कमेटियां हैं, तीसरी कमेटी हमारी निकल आए ना, उसके बाद जब भी पैसे देने होते हैं ना, एक दर्द सा उठता है कि भैया हमें मिलना कुछ भी नहीं है और कमेटी देनी पड़ी। ऐसे ही होता है ना। उसी तरह मुझे बताइए, अगर आपको एक प्रोजेक्ट के लिए 50 मिलियन लोन चाहिए, प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 साल, आपको लोन कितने साल के लिए उठाना चाहिए? 5 साल से कम साल के लिए, 5 के लिए कि ज्यादा के लिए? अमूमी तौर पे समझा जाता है लोन है ना, जितना ज्यादा लेट हो सके उतना अच्छा है। लेकिन असल में ये असूल अच्छा नहीं। असूल क्या है भाई? जिस मकसद के लिए लोन ले रहे हैं, लोन की रीपेमेंट और उस मकसद का कैश फ्लो मैच होने चाहिए, ताकि उधर से पैसे इन्वेस्ट करके हर साल प्रॉफिट में से लोन रीपे करते रहें। जब प्रोजेक्ट खत्म हो साथ ही आपका लोन भी रीपे हो जाए। ये ना हो प्रोजेक्ट 5 साल बाद खत्म हो, लोन का पीरियड 7 साल रखा है, आखिरी 2 साल आपके टफ गुजरेंगे। क्यों टफ गुजरेंगे? पैसा आ नहीं रहा होगा। तो वो सिंपल यही कह रहा है कि आपने अपने इनफ्लो और आउटफ्लो को मैच करना है। जब लोन लेना है, किसी ना किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहे होंगे, ठीक है? तो प्रोजेक्ट की लाइफ और लोन का ड्यूरेशन मैच होना चाहिए कि मिस मैच भी चलेगा? मैच होना चाहिए। ये कह रहा है, इसको कंसीडर करना है आपने। ठीक है जी। फिर आगे कह रहा है मार्केट में 2 तरह के रेट अवेलेबल है। वैसे तो आपकी ऑप्शन है, लेकिन कह रहा है आपने, अच्छा एक वैसे आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। 2 कंपनियां, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। कंपनी ए के पिछले 3 सालों का प्रॉफिट आपके सामने रख रहा हूं, 10, 20, 30 पिछले 3 सालों का प्रॉफिट है। कंपनी बी का पिछले 3 सालों का प्रॉफिट आपके सामने रख रहा हूं, 20, 20, 20। कितने स्टूडेंट्स कंपनी ए में इन्वेस्ट करेंगे? कितने कंपनी बी में इन्वेस्ट करेंगे? बी में इन्वेस्टर ज्यादा हैं, आपने खुद देख लिया। अच्छा, मैं समझा था शायद आप ए सेलेक्ट करें, क्योंकि जिस किताब से मैंने ये रूल पढ़ा ना, उसने यही बताया था ज्यादातर इन्वेस्टर ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। क्यों भला? इसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, वेरिएशन नहीं है, रिस्क है। मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर वो होता है जो रिस्क को डिसलाइक करता है। इसमें क्या है? वेरिएशन है। इसमें क्या है? वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब होता है रिस्क। इन्वेस्टर डरता है, इन्वेस्टर कि पता नहीं आगे क्या, ये चेंज हो रहा है, पता नहीं आगे जाके कम ही ना हो जाए। हालांकि अगर आप देखें ना तो ट्रेंड इसका बढ़ रहा है। थोड़ा सा आप नोट करते हैं ना तो अगले साल में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, लेकिन ज्यादा होने का चांस ज्यादा है। तो ये जो रिस्क टेकिंग लोग होते हैं ना मार्केट में, 2 तरह के इन्वेस्टर, एक वो जो रिस्क को लाइक करते हैं और एक जो रिस्क को डिसलाइक करता है। ज्यादातर इन्वेस्टर कौन सा है? डिसलाइक करता है, वो ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बहरहाल अपनी अपनी स्ट्रेटजी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग गलत हैं, नहीं 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 नहीं, ये अपनी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी अपनी पॉलिसी होती है। ठीक है, कुछ लोगों ने, आपने सीए सेलेक्ट किया है, क्यों? हालांकि सीए में रिस्क ज्यादा है फेलियर का। आपके कुछ कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बीए किया, बीबीए किया, एमबीए किया है, वो आसान है, आपने क्यों नहीं कर लिया? हाई रिस्क हाई रिटर्न, शाबाश। और उधर भी आपको पता है रिस्क लो है, उनकी अभी की जिंदगी आसान है आपकी निस्बत, आपकी जिंदगी टफ है, उनकी जिंदगी आसान है, लेकिन आने वाले वक्त में प्रोबेबली उनके लिए मुश्किल है आपकी निस्बत, आप निस्बतन कंफर्टेबल फेज में होंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने रिस्क नहीं लिया, उनका पता नहीं सीए होता है कि नहीं होता, रिस्क नहीं लिया। तो ज्यादातर इन्वेस्टर जो हैं वो रिस्क लाइक नहीं कर, लेकिन जो इन्वेस्टर रिस्क लाइक करते हैं ना, उनको रिटर्न भी फिर ज्यादा मिलता है। यहां पे ये बता रहा था, यहां पे अब मैं आपके पास 2 ऑप्शन रखता हूं लोन के हवाले से। अब बैंक को मैं, मेरे पास लोन लेने के लिए, आपने कहा लोन चाहिए, मैंने कहा कितने का? आपने कहा 10 मिलियन का। मैंने कहा मसला ही कोई नहीं सर, इसलिए बैठे हुए हैं। आपने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? मैं बैंक हूं, मैंने बोला सर 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है, फिक्स कर लीजिए 5 साल के लिए लोन है ना, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी लोन एग्रीमेंट साइन करे उसके ऊपर 10% फिक्स, आपने हर साल 10% इंटरेस्ट देना। पहली ऑप्शन ये, इसको बोलते हैं फिक्स्ड रेट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड। फिक्स के आगे क्या लिखा हुआ है?
रेट, हाँ लोन है तो उसके ऊपर रेट ही होगा, रेट से मुराद इंटरेस्ट रेट है, फिक्स्ड रेट, ओके फिक्स्ड रेट है। आपने पूछा सर दूसरी ऑप्शन क्या है, मैंने कहा दूसरी ऑप्शन है फ्लोटिंग रेट। आपने कहा फ्लोटिंग रेट क्या मतलब, तैर रहा होता है ये फ्लोटिंग रेट। मैंने कहा फ्लोटिंग रेट का मतलब नहीं, चेंजिंग रेट। फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या है, चेंजिंग रेट। जैसे फ्लोट होता है ना, वो क्या समंदर की लहरें फ्लोट करती हैं, हाँ वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे होता है ना। तो ये फ्लोटिंग रेट भी ऐसा रेट होता है जो कभी कम कभी ज्यादा होता है। डेली बेसिस के ऊपर जो जितने भी बैंक्स हैं ना, वो एक अपना इंटरनल ट्रांजैक्शन के लिए रेट कैलकुलेट करते हैं, उसे बोलते हैं काइबर, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं प्रैक्टिस, इंटरनेशनली प्रैक्टिस है। जैसे एक लाइबर भी है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। ये क्या होता है, ये आप सुनते होंगे कि हर 2 महीने बाद स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा दिया, 2% बढ़ा दिया। ये कभी सुना है आपने, सुनते हैं? हाँ, ये रेट चेंज कभी कम होते हैं कभी ज्यादा होते हैं, ऐसा ही है, कभी पॉइंट्स कम हो जाते हैं कभी ज्यादा हो जाते हैं। बैंक वाला कहने लगा सर अगर तो आप 10% फिक्स कर देते हैं ना, तो फिर स्टेट बैंक 2 महीने बाद 2 साल बाद जितना मर्जी कम करे, चाहे रेट चाहे ज्यादा करे, आपको कोई टेंशन नहीं, आपने 10% ही देना। लेकिन अगर आप फ्लोटिंग रेट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना, तो फिर रेट डिपेंड करेगा, हम लिंक कर देंगे रेट को काइबर के साथ। आपके एग्रीमेंट में लिख देंगे कि जो काइबर का रेट होगा फॉर एग्जांपल आपको वही देना पड़ेगा। अब इसमें ये जो फ्लोटिंग रेट है, ये 2 धारी तलवार है। कैसे 2 धारी तलवार है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता। अब अगेन जो तो होगा ना रिस्क टेकर, वो फ्लोटिंग रेट की तरफ जाएगा, और जो होगा रिस्क को अवॉइडर, वो किस तरफ जाएगा, फिक्स रेट की तरफ। अगेन हम ये नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहा कि फिक्स को सिलेक्ट करो फ्लोटिंग को, ये नहीं कह रहा, कह रहा है आप अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी पॉलिसी के मुताबिक डिसाइड करें, लेकिन फैक्टर ये भी रेलिवेंट होगा। ठीक है जी। कितने, वैसे मैं आपसे पूछना, वैसे तो कभी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरेस्ट को अवॉइड करना है ना हमने, उसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, जिनका इस्लाम से शायद दूर दूर का ताल्लुक ही कोई नहीं, वो भी ये रिकमेंड करते हैं डेट से हत्तुल इम्कान बचे। लेकिन डिफरेंट वेरिएशंस है। कुछ बड़े बड़े लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं नहीं डेट इस्तेमाल करो, ठीक है, डिफरेंट। लेकिन कुछ बड़े ऐसे लोग भी जो कहते हैं डेट को अवॉइड करना चाहिए नहीं। बहरहाल, तो कितने स्टूडेंट क्लास में ऐसे हैं जो, फर्ज कीजिए थ्योरेटिकली पूछ रहा हूं, अगर लोन लेना पड़ गया तो फिक्स वाली ऑप्शन की तरफ जाएंगे, फिक्स रेट, और कितनों का ख्याल है फ्लोटिंग बेहतर है। चले, बहरहाल नहीं होता है, फ्लोटिंग भी होता है फिक्स भी होता है, दोनों होते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं। हमने कहा बैंक को भैया फिक्स के ऊपर साइन करो, बैंक ने कहा ये साइन हो गया, हम जाने लगे, बैंक ने कहा ठहर जाओ भैया अभी नहीं जाने दूंगा, लोन तो लेके जा रहे हो, भाई बताओ सिक्योरिटी क्या रखवाओगे, जमानत के तौर पे चीजें नहीं है। चार्ज, उसे बोलते हैं चार्ज। उसकी वैसे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ टाइप सिक्योरिटी की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, प्लेज है, मॉर्टगेज है, चार्ज है, हाइपोथिकेशन है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम सिर्फ फाइनेंस की हद तक रहते हैं, हमें लीगल साइड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। वो कंपनी लॉ में आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स। सिक्योरिटी से मुराद समझ लीजिए चार्ज है। अब चार्ज भी सरप्राइजिंगली 2 तरह का है, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। तो यहां पे एक मेरा रिस्क है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप फिक्स्ड रेट और फिक्स्ड चार्ज को मिक्स कर दें एग्जाम में, एमसीक्यूज में पूछे फिक्स चार्ज, आपके जहन में फिक्स रेट आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। फिक्स चार्ज क्या है, अगर आप फर्ज कीजिए मैंने भाईजान से पूछा, भाईजान लोन मैं आपको दे दूंगा, बैंक हूं, बदले में जमानत के तौर पे क्या रखवाएंगे हमारे पास, या क्या। अच्छा अब प्रैक्टिकली ना ऐसा अमूमी तौर पर नहीं होता कि चीजें बैंक के पास रखवाई जाए, बैंक के पास इतनी जगह नहीं होती, वो फिजिकल पोजेशन अमूमी तौर पे कंपनी के पास ही रहते हैं, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स में रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो उसे चार्ज कहते हैं। वैसे अगर फिजिकल पोजेशन भी बैंक के पास जाए ना तो उसे प्लेज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्लेज कंपनीज प्रेफर नहीं करती, उसमें थोड़े मसले, बैंक भी प्रेफर नहीं करता। बैंक कहता है मैं अपना बंदों के बिठाने के लिए जगह नहीं है, तो आपकी इन्वेंट्री कहाँ रखेंगे फिजिकल पोजेशन।
बहरहाल चार्ज फिक्स इन भाईजान ने कहा सर ऐसा है, हमारी कंपनी की एक बिल्डिंग है, हमारी माल रोड वाली बिल्डिंग है, उसको हम सिक्योरिटी के तौर पे उसके कागजात आपके हवाले, वो उस पे वो आपके पास सिक्योरिटी के तौर पे स्पेसिफाई कर दिया कौन से वाली सिक्योरिटी, इसे कहते हैं फिक्स्ड चार्ज। जब आप स्पेसिफाई कर दें कि ये वाली मशीन, ये वाली बिल्डिंग, ये वाला एसेट, और अगर ये कहे सर मेरे पास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब पे आपका चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज में होता ये है कि चूंकि अब आपने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये, इसको आपने बैंक के पास गिरवी रखवा दिया एक तरह से, आप फिर बैंक की इजाजत के बाद उसे सेल नहीं कर सकते। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज में आपने कोई स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एसेट बताई है, स्पेसिफिक एसेट नहीं बताया, तो उसमें आप सेल परचेज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट लोन लेते हुए आपने जहन में रखना है रेट कौन सा होगा, फिक्स या फ्लोटिंग, और फिर ये भी जहन में रखना है कि चार्ज कौन सा क्रिएट करवाना है, फिक्स चार्ज या के फ्लोटिंग चार्ज। आगे चलें जी। चले, ये तो हो गए कुछ फैक्टर जो आपने कंसीडर करने हैं। अब आते हैं एडवांटेजेस। लोन के क्या एडवांटेजेस हैं क्या, ये तो ऐसा कंसेप्ट आप खुद से भी पढ़े आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा ये कंसेप्ट आपने मुझे समझाना है, जहां पे कोई अहम चीज हुई मैं ऐड कर दूंगा, वरना आप मुझे बताएं, समझाएंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये है कंपनी के लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कंपनी जो लोन ले रही है, और ये इन्वेस्टर के लिए एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं। इन्वेस्टर कौन है? जो लोन दे रहा है, वो कोई बैंक भी हो सकता है, वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। अच्छा बताइए, टैक्स डिडक्टिबल होता है इंटरेस्ट, ऐसा ही है? ये बताइए कंपनी के लिए फायदा है कि नुकसान है? फायदा है, इससे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। ओके, नो वोटिंग राइट्स, डेट के साथ वोटिंग राइट्स तो नहीं होते, ऑर्डिनरी शेयर के साथ होते हैं। कंपनी के लिए फायदा है कि नुकसान? और इन्वेस्टर के लिए नुकसान। तो इसका मतलब है इन्वेस्टर के डिसएडवांटेजेस में होना चाहिए। हाँ, ये यहां से यहां से ऊपर एडवांटेजेस है, नीचे ये देखिए ये है। ठीक है, लोअर इशुएंस कॉस्ट, डेट की कॉस्ट अमूमी तौर पे कम होती है, क्योंकि डेट ज्यादातर बैंक वगैरह से भी ले लिया जाता है। ठीक है, ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज? एडवांटेज है। ठीक है जी, इसका शेयर होल्डर पे, इन्वेस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उधर इसका पॉइंट नहीं। लिमिटेड पेमेंट इन हाई प्रॉफिट, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा तो भी फिक्स अमाउंट ही पे करना पड़ेगी। डेट में ऐसा ही होता है। बताइए ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज? ये इसका एडवांटेज है। लिमिटेड पेमेंट इन हाई प्रॉफिट, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा फिर भी पेमेंट छोटी फिक्स करनी पड़ेगी, ये इसके लिए प्रॉफिट। और इसके लिए क्या है, क्या डिसाइड? ये बैठा सोच रहा होगा, इसको ये नहीं होगा कि मैंने 10% एग्री किया था 10% ही मिल रहा है। ये कहेगा मेरे पैसों से उसने 50% कमाया है, मुझे 10% दिया, 40% खुद रखा है उसने, नहीं ये मेरे साथ सही नहीं, ये सोच रहा होगा ना, नेचुरल ना सोच आ जाती है। वो चाहे बंदा 100 से 10 रुपये ऊपर कमाने जोगा ना हो, किसी दूसरे को उधार देना और वो 100 से 200 बना ले, तो बंदा कहता है यार पैसे मुझे 50 रुपये तो मुझे मिलने चाहिए थे। ठीक है, तो यही वो कह रहा है कि डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड रिटर्न इन हाई। वो देखिए वही जो इसका एडवांटेज है इसका डिसएडवांटेज है। अच्छा बताइए, लिमिटेड पेमेंट इन हाई प्रॉफिट ये एडवांटेज है, तो अगर मैं कह दूं कि लिमिटेड या फिक्स्ड एक ही बात है, फिक्स पेमेंट, फिक्स पेमेंट इन लॉस डिसएडवांटेज। यानी अगर कंपनी को बोले ना प्रॉफिट है, फिक्स पेमेंट क्या होगा, एक एडवांटेज। हम कहेंगे लॉस है, फिक्स पेमेंट क्या होगा। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि
मस्ट बी पेड इवन इन लॉस। हाँ, इन्वेस्टर के लिए एडवांटेज होगा, शाबाश, ये फिक्स्ड इनकम, उसको फिक्स इनकम मिलती ही रहेगी, ये एडवांटेज है, इन्वेस्टर को फिक्स मिलते। अब देखिए अगर शेयर इशू किया होता ना तो लॉस में पैसे नहीं देने पड़ते, प्रॉफिट में होते देने पड़ते। तो अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर कंपनी के लिए ये पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स ज्यादा बेहतर है कि अगर प्रॉफिट आया है तो फिर आगे बांटना है, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं देना। लेकिन डिबेंचर में तो प्रॉफिट हो या लॉस हो डिविडेंड देना फिक्स है, प्रॉफिट है तो फिक्स इंटरेस्ट देना गुड थिंग, लॉस है फिर भी फिक्स देना पड़ेगा, वो आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे, सिर्फ वही पर्सपेक्टिव आपने ध्यान में रखना। सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है डेट के केस में, गुड थिंग है बैड थिंग है, डिसएडवांटेज। हाई रैंकिंग ऑन लिक्विडेशन, लिक्विडेशन होगी तो पहले बाहर के लोगों को पे करते हैं फिर अंदर के लोगों को, कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है नेगेटिव, और बाहर के लोगों के लिए जिन्होंने पॉजिटिव। तो यहां पे देखिए हाई रैंकिंग ऑन लिक्विडेशन डिसएडवांटेज में है, और आपने देखा हाई प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन ये एडवांटेज में है। आपने कहा सर ये क्या हो गया, एक ही पॉइंट है, किसी जगह एडवांटेज में लिखा है किसी जगह डिसएडवांटेज में, ये कैसे है? हाँ, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, वो इधर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उधर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू। हाई गियरिंग इंक्रीजेस रिस्क, ये टेक्निकल पॉइंट है, इसका मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने रेशियोज पढ़ी हुई है? कहाँ पढ़ी हुई है? R1 में, उसमें कोई गियरिंग रेशियो थी? सुभान अल्लाह, ये तो सारा मसला ही हल हो गया। गियरिंग रेशियो क्या थी? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, डेट डिवाइडेड बाय। अच्छा, अगर ये रेशो हाई हो यानी डेट ज्यादा है इक्विटी कम है, तो इसे क्या कहते हैं? हाईली गियर्ड कंपनी, या एक और टर्म होती है गियर्ड की जगह पे लेवरेज्ड, ये भी पढ़ा हुआ है, सारा तो पढ़ा है आप। हाईली गियर्ड या हाईली लेवरेज्ड कंपनी, और जिस कंपनी का डेट कम हो इक्विटी ज्यादा हो उसे कहते हैं लो लेवरेज या लो गियर्ड कंपनी। लो गियर्ड, मुझे बताइए हाई गियर्ड कंपनी बेहतर है कि लो गियर्ड कंपनी? लो गियर्ड कंपनी। तो यही कह रहा है कि हाई गियरिंग जो है ना उससे रिस्क बढ़ जाता, जितने ज्यादा लोन उठाए होंगे ना उतना ज्यादा डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, हाई गियरिंग, गियरिंग का मतलब क्या है? डेट, डेट इक्विटी रेशियो को गियरिंग रेशियो कहते हैं। ये यहाँ पे लिख ले, ये काम आएगी आ क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, एक जगह पे एक क्वेश्चन में यूज होती है ये गियरिंग रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होते हैं, वो कहता है डेट इक्विटी रेशियो के लिहाज से कैपिटल को इंक्रीज करना है, वहां पे फिर रेशियो यूज होता। सिक्योर्ड है, इधर था डिसएडवांटेज के सिक्योरिटी देनी पड़ती है, था ना कहीं? हाँ, कंपनी के लिए डिसएडवांटेज सिक्योरिटी देना पड़ती है, लेकिन इन्वेस्टर जो पैसे दे रहा है एडवांटेज। ठीक है, और यहां पे फिर क्या है? हाई रिस्क। हाँ, अगर अनसिक्योर्ड, अगर सिक्योर्ड हो तो डेट कभी कभी अनसिक्योर्ड भी होता है, अनसिक्योर्ड हो तो ये इसके लिए नुकसानदेह है। वैसे शायद ही कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा पैसे देने वाला जो लोन दे और सिक्योरिटी ना ले। हमारी पर्सनल लाइफ में तो ऐसा होता है, फैमिली में एक दूसरे को लोन दिया जाता है ना, अनसिक्योर्ड होता है, इसलिए उसमें बैड डेट भी ज्यादा होता है। लेकिन प्रोफेशनली जो है कॉर्पोरेट लेवल पे जो डेट दिए जाते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, लेकिन कभी कभी अनसिक्योर्ड भी होते हैं, जैसे कंपनी अपने डायरेक्टर से लोन ले ले, हाँ वो अनसिक्योर्ड भी हो सकता है शुरू, लेकिन अगर अनसिक्योर्ड होगा तो रिस्क ज्यादा होगा बैड डेट का। हाँ जी, डेट में प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते। चलिए, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्लियर हो गया। ये गियरिंग रेशियो भी हमने डिस्कस कर लिया, ऐसा ही है। गियरिंग रेशियो का फार्मूला क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। हाई डेट होगा तो मतलब क्या है? हाई गियरिंग है। अगर कोई कंपनी हाईली गियर्ड हो यानी ज्यादा लोन लिया हो तो उसके लिए मजीद पैसों की जरूरत हो
तो उसे आप क्या मशवरा देंगे? अब उसे मजीद लोन लेना चाहिए कि अब कुछ पैसे इक्विटी से भी रेज कर ले? रेज कर ले। ठीक है, ये एक थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर के बिजनेस में जो कैपिटल होना चाहिए ना, या पैसे इन्वेस्ट होने चाहिए, उनमें शेयर कैपिटल ज्यादा होना चाहिए या कि लोन कैपिटल ज्यादा होना चाहिए? सिर्फ शेयर होने चाहिए, सिर्फ लोन होना चाहिए कि दोनों होने चाहिए? इसका जवाब यही है, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पे यही कह रहा है कि अगर आपकी कंपनी हाईली गियर्ड है और मजीद पैसे चाहिए तो ऑलरेडी हायर्ड, आईएमएफ से ऑलरेडी, वर्ल्ड बैंक से ऑलरेडी लोन ले लिया, मजीद पैसों की जरूरत है, क्या फिर उनके पास जाएं कि अब कुछ खुद भी कोशिश करें कि अपने सोर्सेज से भी कोई जनरेट करें, कोई एक्सपोर्ट्स कर लें हम? ठीक है, क्योंकि अब जिससे लोन उसके पास लाए ना, तो वो ये नेचुरल है, पूरी दुनिया का सोल है, वो मजीद कंडीशन सख्त करता जाएगा क्योंकि उसका रिस्क बढ़ता जाता है। वो कहता है 1 रुपया वापस किया नहीं और अगला फिर 1 रुपया मांगने आ गया। तो वो तो जब हाई ग्रेड होगी कंपनी तो मजीद फाइनेंसिंग कैसे करनी चाहिए? इक्विटी के से। भाई बात समझ, एग्री करते हैं आप? ओके। टाइप्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप कितनी है, कौन कौन सी हैं? इंस्ट्रूमेंट से मुराद होता है पीस ऑफ पेपर, बैंक लोन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बॉन्ड्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट है। यानी जब आप, जैसे फर्ज कीजिए मैं इन भाईजान से 1 लाख रुपया लिया और इनको मैंने लिख दिया भैया मैं आपसे 1 लाख रुपया ले रहा हूं, 1 साल के बाद आपको वापस करूंगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। ये जो मैंने इनको पेज दिया है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बैंक लोन नहीं है। ये क्या है? बैंक लोन अलग कैटेगरी है, इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी अलग है। अब ये वैसे तो जनरली एक ही तरह का है इंस्ट्रूमेंट, लोन इंस्ट्रूमेंट एक ही तरह का। भैया मैंने लिख के पेज के ऊपर लिख के इनको दे दिया कि भैया मैं आपसे लोन ले रहा हूं, कितने से बाद वापस करूंगा, लेकिन उसने एक की 4 टाइप्स बना दी है। कैसे भला गैस करें? कह रहा है अगर मैंने ये इंस्ट्रूमेंट इनको लिख के दिया और इसके ऊपर लिखा मैं 1 साल के अंदर अंदर पैसे वापस करूंगा, तो इसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर। अगर सारी चीजें सेम लेकिन मैंने 1 साल नहीं, मैंने लिखा मैं 3 साल के बाद वापस करूंगा, तो इसको क्या बोलेंगे? लोन नोट। इसी को और अगर इसी में बाकी सारी चीजें सेम, मैं लिख देता हूं कि 15 साल बाद वापस करूंगा, तो वो डिबेंचर या बॉन्ड होगा। और अगर 15 साल लिखा है लेकिन अनसिक्योर्ड है तो डिबेंचर होगा, और 15 साल लिखा है लेकिन सिक्योर्ड है, बॉन्ड होगा। है एक ही पीस ऑफ पेपर, फर्क किस चीज का सिर्फ आ रहा है? ड्यूरेशन का, और एंड पे आके सिक्योर्ड है कि नहीं इसका। बताइए बॉन्ड और डिबेंचर में क्या फर्क है? डिबेंचर अनसिक्योर्ड है, बॉन्ड सिक्योर्ड। क्या कभी आपने सुना है श्योरिटी बॉन्ड का वर्ड सुना है? श्योरिटी बॉन्ड का वर्ड कभी पढ़ा, सुनने में आया हो? वो हाँ, वो सिक्योर्ड होता है इसीलिए उसे श्योरिटी बॉन्ड। ठीक है, सिक्योरिटी। तो ये प्रैक्टिकली फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ टर्म का है, और ये फर्क भी सिर्फ इस चैप्टर की हद तक है। मैंने आपको बताया ना इस चैप्टर में ना उसने कुछ एक्स्ट्रा ही टाइप्स बताई हुई हैं। जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना जो ज्यादा न्यूमेरिकल, ज्यादा प्रैक्टिकल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला, उसमें आपको सिर्फ एक ही टाइप मिलेगी, डिबेंचर। डिबेंचर या बॉन्ड एक ही चीज लेके चलेगा। उधर डिबेंचर के साथ उसने सिक्योर्ड लिख दिया ना, तो हम ये नहीं कहेंगे भैया तुमने गलत लिखा है, डिबेंचर तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अनसिक्योर्ड होता है। वो कहेगा भाई मुझे इधर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मसला नहीं है, इधर इंटरेस्ट रेट है, मुझे रेट कैलकुलेट करके दो, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी होगी मुझे ये कैलकुलेट करके दो। तो आगे चल के एक ही टाइप चलेगी, बॉन्ड। बॉन्ड का ले या डिबेंचर का ले, लेकिन यहाँ पे उसने 4 टाइप्स बता दी इंस्ट्रूमेंट की। कौन कौन सी? कमर्शियल पेपर, लोन नोट, डिबेंचर, और फर्क क्या है इनमें? ड्यूरेशन का और सिक्योरिटी का। डन जी? टाइप जी जी
हाँ बिल्कुल, 20 साल से ज़्यादा, 20 साल से ज़्यादा अमूमी तौर पे होता नहीं है, अमूमी तौर पे ये कह रहा है 20 साल से ज़्यादा। आपसे अगर मैं कहूँ भैया मैं इन्वेस्टमेंट करें बिजनेस में, 30 साल बाद पैसे ले लीजिएगा, आप करेंगे? आप मेरा ख्याल है 10 साल की नहीं करेंगे, आप कहेंगे सर ज़्यादा 2-3 साल की बात करें। लोग बहुत ज़्यादा जब टेन्योर बढ़ जाता है ना तो रिस्क भी बढ़ जाता है, लोग वो पसंद नहीं करते हैं इतने लंबे अरसे तक की इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए अमूमी, इसका ये मतलब नहीं है 25 या 30 साल की हो ही नहीं सकती, इसका मतलब 5 से 20 का मतलब है कि अमूमी तौर पे ये 5 से 20 साल तक होती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड समझ आ गई आपको? इसमें सबसे अहम यही है, बॉन्ड कह लें या इसे डिबेंचर भी कहते हैं। प्रैक्टिकली किसी भी जगह पे किसी भी दूसरी चैप्टर में आप डिबेंचर या बॉन्ड कोई भी लफ्ज पढ़े तो इससे मुराद आपने एक ही लेना, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछे दोनों में फर्क क्या है तो आप कहें डिबेंचर अनसिक्योर्ड है, बॉन्ड सिक्योर्ड है। अब है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड या डिबेंचर होता क्या है मुझे बताइए, बता सकते हैं? कि कंपनी आज पीस ऑफ पेपर इशू करती है आप जैसे इन्वेस्टर्स को, और उन्हें कहती है भैया ये लीजिए, हर आप 1 लाख रुपया आज हमें दीजिए और हर साल 10% के लिहाज से इंटरेस्ट लेते रहिएगा, ठीक है? अब कभी वो बॉन्ड 3 साल का होगा, कभी 5 साल का, कभी 7 साल का। आपको इस पे इतराज तो नहीं है? अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ बॉन्ड 3 साल का तो आप उसे ये तो नहीं कहेंगे भाई मैंने तेरा सवाल सॉल्व नहीं करना, तूने गलत लिखा है, बॉन्ड तो होता ही 5 साल से ज्यादा का है, मैं नहीं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ऐसे लिखेंगे? कि दिल में कहेंगे भैया ठीक है उसने कर ही दिया कंसेप्ट मिक्स, तो लेकिन फोकस तो उसका कैलकुलेशन के ऊपर है, मैं उसे कैलकुलेशन तो करके दूं, कैलकुलेशन करने हैं, ठीक है? तो बॉन्ड जो है अब वो आपको उसकी टाइप्स बता रहा है, और ये टाइप्स अहम है, इनको जरा ध्यान से सुनिएगा। टाइप, इसमें एक जो कम अहम टाइप है पहले वो निपटा दूं। आपको पता है पाकिस्तान में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं बैंक में जाके अपना, उसके लिए क्या चाहिए? आईडी कार्ड, शाबाश। अच्छा मुझे बताइए, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्या किसी माइनर का अकाउंट खुल सकता है 10-12 साल के बच्चे का बैंक अकाउंट? अमूमी तौर पे नहीं खुलता, अमूमी तौर पे नहीं खुलता। लेकिन बहरहाल अच्छा कंसेप्ट असल में ये नहीं पूछना चाहता, मैं पूछना ये चाह रहा था, आप बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे वो पाक रुपी में अकाउंट होगा ना? क्या पाकिस्तान में रहते हुए किसी पाकिस्तानी बैंक के साथ फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकते हैं? हाँ खुलवा सकते हैं, शाबाश। उसी तरह मुझे बताइए पाकिस्तान में जो ज्यादातर बॉन्ड या डिबेंचर इशू होंगे वो पाकिस्तान की करेंसी में होंगे, ऐसा ही है? क्या पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी में बॉन्ड इशू कर सकते हैं? इसका जवाब है यस कर सकते हैं, उसे कहते हैं यूरो बॉन्ड। पाकिस्तान में जो बॉन्ड फॉरेन करेंसी में इशू किया जाएगा उसे क्या कहते हैं? यूरो बॉन्ड। और फिर आगे यूरो के बाद उस करेंसी का नाम होता है, जैसे पाकिस्तान में अगर कोई बॉन्ड आप डॉलर में इशू करेंगे ना उसे बोलेंगे यूरो डॉलर बॉन्ड। पाकिस्तान में अगर कोई और क्या क्या करेंसी है, पाउंड, पाउंड में इशू करेंगे तो उस पाकिस्तान में रहते हुए पाउंड में बॉन्ड इशू करेंगे उसे क्या बोलेंगे? यूरो पाउंड बॉन्ड्स। कंसेप्ट समझ आ गया? अच्छा मुझे आप बता सकते हैं कि कोई पाकिस्तान में क्यों फॉरेन करेंसी में बॉन्ड इशू किया जाता है, सिर्फ लोकल में क्यों नहीं किया जाता? फ्लक्चुएशन आती रहती है, पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर इन्वेस्टर का एतमाद नहीं है, वो कहते हैं भाई अभी डॉलर का रेट 280 है, पता नहीं कोई चेंज हुआ ना, कोई आगे पीछे कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा, ये 500 पे भी जा सकता है, तो उस वक्त जो बॉन्ड जिन्होंने खरीदे होंगे ना वो तो गए। तो आपने अगर फर्ज कीजिए 10 साल के लिए पैसे संभाल के रखने हैं तो पाकिस्तान के हजार के नोट में संभाल के रखेंगे कि डॉलर में? हाँ देखा, डॉलर में। इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर लाइक्स डॉलर, ठीक है? इस या फॉरेन करेंसी कोई भी हो, लोकल करेंसी डेप्रिशिएट जो कर रही हो तो उसमें जी हाँ पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानी करेंसी के भी हो सकते हैं थ्योरेटिकली, होते नहीं, मैंने नहीं कभी देखा होता। यूरो बॉन्ड समझ आ गया? डीप डिस्काउंट बॉन्ड, आपको पता है जो शेयर्स या डिबेंचर होते हैं, आपने टर्म सुनी हुई है, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट। अच्छा मुझे लगता है आप फाइनेंस पढ़ के आए हुए हैं, ये कहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा?
R1 में भी बढ़ा तो सुभान। तो मुझे बताए अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 है या डिबेंचर की फेस वैल्यू 10 है, इशूड एट पार का मतलब क्या है कि 10 रुपए के 100, फर्ज कीजिए 100 है फेस वैल्यू, 100 का शेयर 100 में इशू हुआ, इशूड एट पार। इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या है 100 का 120 में, और इशूड एट डिस्काउंट का मतलब क्या है 90 पे 80। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो कह रहा है डीप डिस्काउंट का मतलब क्या, एक है इशूड एट डिस्काउंट, एक है इशूड डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड। ये डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड क्या होता है कि ये छोटे मोटे 5-10% डिस्काउंट में नहीं, इकट्ठा ही 30-40% डिस्काउंट पे इशू किया जाए। पाकिस्तान ने शायद 3-4 साल पहले ये बड़ी खबर हुई थी आम, इंटरनेशनल मार्केट में स्कूक बॉन्ड, इस्लामी जो बॉन्ड थे ना वो इशू किए थे, करने थे। अब खुद बताइए क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर का कोई इतमाद होगा? वो ना पहले था ना अब है, और आगे भी आप समझ गए। तो पाकिस्तान ने कहा आप हमें आज $1 मिलियन दीजिए, हम आपको 5 साल के बाद $1 मिलियन 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस कर देंगे। इन्वेस्टर कोई नहीं आया, उनको पता था ये डिफॉल्ट कर जाएंगे। इन्होंने अगला लोन मिलेगा तो ये लोन चुकता करेंगे, अगर अगला लोन IMF ने ना दिया तो ये वापस करने के काबिल। इन्वेस्टर ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं करवाया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसे तो चाहिए थे, गवर्नमेंट ने पता क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा फर्ज कीजिए 10 लाख का बॉन्ड है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिले ही मिलेगा। आज ये 10 लाख का बॉन्ड हम आपसे 10 लाख नहीं सिर्फ 9 लाख लेंगे। इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं? यानी इन्वेस्टर 9 लाख लेगा, 3-4-5 साल के बाद उससे इंटरेस्ट भी मिलेगा, और जो डिफरेंस है डिस्काउंट अमाउंट का वो भी मिलेगा, उसका डबल फायदा हो गया। वो फिर भी नहीं आया, वो फिर तकरीबन लगभग कोई 55-60% के लगभग डिस्काउंट पे इशू करना पड़ा था। हाँ, इतना ज्यादा डिस्काउंट। ये किस वजह? फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो ना, फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा हो हर उस कंपनी के साथ, और उस मुल्क के साथ ऐसे ही होता है। ऐसे हमारे एक सीनियर थे, फर्म के पार्टनर थे, एक टीवी प्रोग्राम में क्या अच्छी बात की उन्होंने कहा देयर इज नो नेशनलिज्म इन कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में कोई नेशनलिज्म नहीं। आसान अल्फाज में जो कारोबारी है ना उसका कोई मुल्क नहीं है, उसे यहाँ पे अच्छे हालात नहीं ना मिलेंगे, वो बांग्लादेश चला जाएगा, वो नेपाल चला जाएगा, वो हो सकता है उसका हाथ पड़ता हुआ इंडिया चला जाए। तो बिजनेस करना है ना, आप खुद सोचे बिजनेसमैन क्या, अगर यहाँ पे हालात खराब है, दुकान बंद है, आए दिन उसके चोरी डकैती, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मसले मसाइल है, कॉस्ट बढ़ रही है, वो मार खाता रहेगा इधर कि वो दुबई शिफ्ट हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देयर इज नो नेशनलिज्म इन कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में प्रॉफिट देखा जाता है। तो भाईजान यही है, अगर कंपनी के हालात बुरे होंगे तो उसे क्या करना पड़ेगा? डीप डिस्काउंटेड, सिर्फ डिस्काउंटेड नहीं, डीप डिस्काउंटेड। इसमें इन्वेस्टर को 2 फायदे होते हैं, एक डिस्काउंटेड अमाउंट की वजह से और दूसरा इंटरेस्ट की वजह से। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसा बॉन्ड ना बताऊं जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। ऐसा बॉन्ड है ना, हैरानगी वाली बात, ऐसा लोन, ऐसा बॉन्ड जिसमें कोई इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। कूपन कहते हैं, कूपन रेट कहते हैं इंटरेस्ट रेट को। कूपन रेट किसको बोलते हैं? कूपन लिख ले, कूपन रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या है? ऐसा बॉन्ड जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है। तो मुझे बताइए, ऐसा बॉन्ड तो मेरे ख्याल में दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, होते ही फ्लॉप, इश्यू होते ही फ्लॉप हो जाना चाहिए इसको, क्योंकि इस पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। बताइए कोई इन्वेस्टर क्यों जीरो कूपन बॉन्ड खरीदेगा? जीरो कूपन बॉन्ड क्यों खरीदेगा? हाँ,
इस इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसे, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। यानी मैं क्या करूंगा, मैं 100 रुपए का बॉन्ड इशू करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा इसके साथ 10 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आपको हर साल 10 रुपए इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ये नहीं लिखो, मैं कहूंगा इंटरेस्ट जीरो है। लेकिन भैया ऐसा है कि मैं ये 3 साल के लिए आपको 100 रुपए लोन ले रहा हूं, मैं आपको ये ना डिस्काउंट पे इशू कर देता हूं 70 पे। अब है क्या, आज के दिन में 70 रुपीज लेके 100 रुपए वाला बॉन्ड इशू कर रहा हूं। 3 साल बाद, 3 साल तक मैंने 1 रुपया पे नहीं करना, और 3 साल बाद क्या करना है, 100 रुपया पे करना है। अब इसमें हुआ क्या, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट जीरो मिला, लेकिन क्या इन्वेस्टर फिर भी इसको खरीदेगा? क्यों? क्योंकि वो डिफरेंस उसका 30 रुपए उसका प्रॉफिट होगा, या जो भी कल इसको इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अच्छा बताइए इसमें कंपनी का क्या फायदा है? जीरो कूपन बॉन्ड इशू करने में कंपनी का क्या फायदा? कंपनी को हर साल इंटरेस्ट नहीं देना पड़े, उसे टेंशन एक ही दफा होगी आखिरी साल में, बाकी 3 साल उसकी जिंदगी सुकून में। जीरो कूपन बॉन्ड में कंपनी को क्या फायदा है? हर साल इंटरेस्ट नहीं, एक ही दफा एंड में देना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताइए, कौन सा इन्वेस्टर जीरो कूपन बॉन्ड खरीदेगा? जिसका कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी है, कि उसके घर का किचन चलता रहता है, कि वो जिसके पास यही पैसे हैं और उसने इन्वेस्ट कर देने, जिसके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इसको हर साल हर रेगुलरली पैसे नहीं आने, इसको एक ही दफा पैसे बड़ी अमाउंट आएगी एंड पे। तो इसलिए ऐसा इन्वेस्टर जिसको रेगुलर पेमेंट चाहिए, वो जीरो कूपन बॉन्ड नहीं यूज करेगा, वो रेगुलर बॉन्ड खरीदेगा। जीरो कूपन बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर है ना, जिसके पास थोड़ा पैसे हैं गुजारे के, वो खरीदेगा। तो मुझे बताइए, क्या ये तीनों टर्म्स आपको समझ आ गई? डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड और यूरो बॉन्ड। इसमें जीरो कूपन बॉन्ड सबसे अहम है नेक्स्ट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीरो कूपन बॉन्ड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ये वही है, नो कैश पेमेंट अंटिल मैच्योरिटी, और आपको पता है नॉन रिडेम्पशन प्राइस, आपको पता है कि एंड पे किस प्राइस पे रिडीम होगा। ये रिडेम्पशन प्राइस किस, चले रिडेम्पशन प्राइस को एंड में डिस्कस करता हूं। ये समझ लग गया आपको एडवांटेज, कि कंपनी को पता है कि मैंने जब रिडीम करना है 3 साल बाद, किस प्राइस पे करना है, पहले से पता है, वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे हर केस में पहले ही पता होता है, ये जबरदस्ती पॉइंट लिखा कि आप पता नहीं होगा कंपनी को, रेगुलर बॉन्ड में या बैंक लोन में, उसमें भी पता होगा। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट अट्रैक्टिव अनलेस डिस्काउंट इज हाई। जीरो कूपन बॉन्ड तब तक लोग आएंगे नहीं जब तक आपने इसको डिस्काउंट रेट ना दिया। लेकिन याद रखिएगा, डीप डिस्काउंटेड में और जीरो कूपन बॉन्ड में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों डिस्काउंटेड होते हैं, लेकिन फर्क क्या है? इसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, नो पीरियोडिक रिटर्न, अगर जरूरत पड़ जाए पैसों की तो आपको बेचना पड़ेगा किसी और बंदे को, क्योंकि जिससे लिया वो तो 3 साल बाद ही रिटर्न करेगा। क्लियर? अच्छा, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें एक टर्म यूज हुई है, रिडेम्पशन प्राइस। रिडीम करना, रिडीम करना क्या मतलब होता है? रिटर्न करना। रिडेम्पशन प्राइस का मतलब होता है कि 3 साल बाद जब ये लोन या बॉन्ड वापस होगा, बॉन्ड जो है किस प्राइस पे होगा। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम के क्वेश्चन को सामने रखते हुए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपने मुझे उसका आंसर देना है। क्वेश्चन पूछूंगा, एक बॉन्ड की फेस वैल्यू है 100, रिडीमेबल है 10% प्रीमियम पे, रिडेम्पशन प्राइस बताएं क्या है? 110। फेस वैल्यू 1000, रिडीमेबल एट पार 1000। फेस वैल्यू 500, रिडीमेबल एट 10% डिस्काउंट 450। शाबाश, रिडेम्पशन प्राइस समझ गए? आखिरी प्राइस, आखिरी प्राइस जो आपको मिलेगी। ठीक है, अच्छा आपको एक फार्मूला बताता हूं, दुनिया में कंट्रोवर्शियल बात करने जा रहा हूं, बस इसको लाइटली लेना है आपने, ज्यादा। दुनिया में हर चीज की एक वैल्यू होती है, हर चीज की एक वैल्यू होती है,
और वो वैल्यू क्या है? उस चीज से जितना कैश फ्लो जनरेट होगा वो उसकी वैल्यू है। अब मैं कंट्रोवर्शियल बात सिर्फ समझाने के लिए, असल में मैं ऐसे सोचता नहीं, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, बस समझाने के लिए मैं, इन भाईजान की पता है क्या कीमत है मेरी नजर में? इन भाईजान की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मैं कह रहा हूं, इन जीरो नहीं है ऐसे। इन भाईजान ने सारी जिंदगी में जितने पैसे कमाने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो इनकी कीमत है, वो इनकी वैल्यू है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? समझ आ रही है? अच्छा तो मुझे बताइए, ये रूल होता है फाइनेंस में, छोटे से छोटा एसेट हो या बड़े से बड़ी कंपनी हो, किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट करने का ये असूल है, सिंपल। क्या? वैल्यू ऑफ एन, लिख ले, वैल्यू ऑफ एनी एसेट, वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश फ्लोज। वैल्यू जो लिखवा रहा हूं ना, कुछ सोच समझ के लिखवा रहा हूँ कि आमद हो रही होगी मेरे पे। वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश फ्लोज। अब एक सवाल पूछने लगा हूं, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो फाइनेंस के एक्सपर्ट आपने एक्सपर्ट बनने की पूरी सलाहियत मौजूद है। मेरे पास एक मुर्गी है, उसकी वैल्यू, उसे समझ लीजिए एक्सपर्ट्स ने बताया है कि वो 200 दिन जिंदा रहेगी और हर रोज एक अंडा देगी। चलें 200 नहीं 100 कर लेते हैं, 100 दिन जिंदा रहेगी, हर रोज एक अंडा देगी। इस मुर्गी की वैल्यू कैलकुलेट करें। हमेशा जब कभी किसी भी एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपके ज़हन में ये मिसाल आ जानी चाहिए। कैलकुलेट, कोई स्टूडेंट बताएगा क्या वैल्यू है इसकी? अच्छा अंडे की प्राइस लेंगे, जितने भी 100 अंडों की प्राइस, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। एनविटी, ये बात हुई, एनविटी गलत, वैल्यू गलत कैलकुलेट की। कोई स्टूडेंट नहीं, खर्चा खुर्चा समझ माइनस हो गया हुआ है, वो समझ ले वो मुर्गी कुछ भी नहीं खाती, हवा खा। उसको भी सेल करेंगे उसके। हाँ ये कंप्लीट कंसेप्ट, शाबाश भैया। 50 का नोट है, ये भाई को प्राइस है 50 का। याद रखिएगा मुर्गी की प्राइस क्या होगी, जब कभी किसी भी एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी आपके सामने मुर्गी की प्राइस आ जानी चाहिए। मुर्गी की प्राइस क्या है? उसके जितने भी अंडे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस एंड पे जब मुर्गी को ज़िबा करना है तो उसका गोश्त भी तो बिकेगा। एंड पे जब मुर्गी मरने वाली होगी तो उसके मरने का इंतजार नहीं करेंगे, छुरी फेर देंगे। भाई ऐसा ही है ना, ऐसे ही करते हैं ना, वो बकरा मरने वाला होता है, कसाई क्या करते हैं, तो बीमार भी होना छुरी फेर के बेच दे। तो हमने एंड पे मुझे बताया जो मुर्गी का गोश्त है क्या उसकी वैल्यू भी ऐड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस मुर्गी के ये जो अंडे हैं ना, इनको फाइनेंस में कहते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। और ये जो मुर्गी का गोश्त है ना एंड में, इसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू या रिडेम्पशन वैल्यू। क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन वैल्यू। आपसे कोई भी कहे ना भैया ये प्रेफरेंस शेयर है 10 साल बाद रिडीम होगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आपने क्या करना है? 10 सालों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है थ्रू एन्युटी, और जो उसकी रिडीम होने की वैल्यू है, जैसे रिडीमेबल एट पार है तो 100 रुपया, एट प्रीमियम है तो 110, रिडीमेबल एट डिस्काउंट है तो 90, यानी 10% रेट ऑफ अगर डिविडेंड है तो 10-10 रुपया तो आपको मिलेगा हर साल।
लेकिन आखिरी साल एक और चीज मिलेगी, रिडेम्पशन प्राइस। ये चीज या तो 110 होगी या 100 होगी या जो भी उसने क्वेश्चन बताया होगा। तो जब आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऐड करेंगे कि रिडेम्पशन वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे? वो भी ऐड करेंगे। और क्वेश्चन में आपने नहीं करनी ऐड, आप भूल जाएंगे जल्दी जल्दी में। आप कहेंगे सर बस वो अंडे जो हैं वो ऐड कर लिया, बस एंड पे गोश्त तो ज़िबा करना भूल जाएंगे उसको। हालांकि होना चाहिए कि नहीं? तो मुझे बताइए वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड क्या है? लिखें वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड, आप खुद लिखें। नहीं अब मैं बस इतना ही पूछ रहा हूं मैं। वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या मुझे बताएं और फिर लिखें। वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू या टर्मिनल वैल्यू, जो भी आपको पसंद है बोल रहे हैं, रिडेम्पशन वैल्यू बोल देते हैं। फिर से बोले, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, बोले फिर से क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल रिडेम्पशन प्राइस, रिडेम्पशन प्राइस। तो वैल्यू ऑफ एनी बॉन्ड, वैल्यू ऑफ ए सिक्योरिटी, यानी चाहे बॉन्ड हो चाहे शेयर हो, दोनों पे मजे की बात असूल लग जाता है? कह दे सुभान अल्लाह। चाहे शेयर हो चाहे बॉन्ड, दोनों पे लग जाएगा ये फार्मूला। रिडीमेबल होना चाहिए, रिडीमेबल होना चाहिए। इरिडीमेबल तो चलते, इरिडीमेबल की तो रिडेम्पशन प्राइस नहीं ना होगी। कोई भी रिडीमेबल सिक्योरिटी हो ना, चाहे शेयर हो चाहे बॉन्ड हो, उसकी वैल्यू का फार्मूला क्या है? लिखें वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन प्राइस। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो के साथ ब्रैकेट में थोड़ा छोटा सा लिख लें, थ्रू एन्युटी। क्या लिखें? थ्रू, ये थ्रू एन्युटी कैलकुलेट होगी ना, थ्रू एन्युटी। बस क्या बताऊं, ये समझ लीजिए, आपको यकीन नहीं आएगा। ये अगर जो अभी एंड पे मैंने आपको ये फार्मूला बताया ना वैल्यू, अगर आपने ये कर लिया, समझ लिया है, तो चैप्टर 11 25% समझ आ गया आपको। और अगर आज जो आपको हम LMS पे असाइनमेंट अपलोड करेंगे या कल करेंगे, उसमें 1-2 क्वेश्चन होंगे, अगर वो न्यूमेरिकल, अभी न्यूमेरिकल नहीं, अभी सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड किया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगर आपने इसका कर लिया ना, ऐसे एनविटी जो आप कह रहे हैं कि आपको आता है एनविटी कैलकुलेट करना, मुझे नहीं यकीन, लेकिन आप कहते हैं आता है। अगर आपको ये आता है तो नोट लिख ले, लगभग 50% चैप्टर 11 क्लियर हो गया आपका। यकीन नहीं आएगा आपको, अगर ये कैसे हो सकता है एक बात में 50%? वो तो बड़ा लंबा लेंथी क्वेश्चन होता है। लेकिन लिख लें, जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर चेक कर लीजिएगा मेरी इस बात को ठीक थी कि गलत थी। ठीक है, क्लियर? आज के लेक्चर की हमने सबसे अहम बात क्या है? ये सारी बातें अहम है, वैसे सबसे अहम बात क्या है भला? दुनिया में किसी भी चीज की वैल्यू क्या होती है? कैश फ्लो। लेकिन हम तो फाइनेंस में या शेयर्स की वैल्यू निकालेंगे या डिबेंचर की निकालेंगे, तो वो क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्लस थ्रू एन्युटी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन प्राइस। शाबाश, कुछ समझ आई बात? चले जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। नहीं, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।